अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, ठीक ठाक होंगे, उम्मीद है सब खैरियत होंगे, छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं, छुट्टियों के लिए और मज़े हो गए। अच्छा बेटा, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो मुझे कहा भी था कि सर क्वांटम नंबर आज तक हमें नहीं समझ आया। अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि हमारी सिंटैक्स बोर्ड में इतना ज़्यादा वो एक्सप्लेन भी नहीं हुआ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें ये कहते हैं कि सर क्वांटम नंबर हम एक्सप्लेन करें, क्वांटम नंबर बहुत मुश्किल टॉपिक है। क्वांटम नंबर बेसिकली कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, ठीक है। अब क्वांटम नंबर की अगर हम बात करें, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर। पहली बात तो बेटा, क्वांटम कहते किसको हैं? सबसे पहले आपको ये वर्ड क्लियर हो जाए, क्वांटम की मीनिंग क्या है। अगर आपको क्वांटम की मीनिंग क्लियर होगी तो आपको ये भी पता होगा कि क्वांटम नंबर कहते किसको हैं। क्वांटम कहते हैं बेटा अनदर नेम ऑफ शेल। क्वांटम किसको कहते हैं? अनदर नेम ऑफ शेल को। शेल को कहा जा रहा है। इसका मतलब क्वांटम नंबर का मतलब क्या हुआ? शेल नंबर। क्वांटम नंबर का मतलब क्या हुआ? शेल नंबर हुआ, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब क्या, बात किसकी हो रही है इस टॉपिक में? शेल नंबर की बात हो रही है, मतलब नंबर ऑफ शेल्स। बात किसकी हो रही है? नंबर ऑफ शेल्स की। अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड हिस्ट्री जो आप फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे, एक मैं आपको बता दूं। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था श्रोडिंगर, ठीक है बेटा। श्रोडिंगर इन 1926 gave an equation in which electron are treated। देखें, मैंने बहुत सिंपल लिख के दी स्टेटमेंट आपको। gave an equation in which electron are treated as moving with wave like motion। इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होती है शेल में, वो क्या होती है बेटा? वेव लाइक होती है। तो हम वैसे भी जानते हैं, ठीक है। तो इसके लिए श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन भी हमें दी है, ठीक है। अब यहाँ हम केमिस्ट्री में उस इक्वेशन को तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जस्ट हम इसकी स्टेटमेंट को डिस्कस कर रहे हैं कि श्रोडिंगर इन 1926 gave an equation in which electron are treated as moving with wave like motion, wave like motion, 3-dimensional space around the nucleus। इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा होता है शेल में, वो वेव लाइक मोशन होती है और उसकी डायमेंशन कितने डायमेंशनल पर मूव कर रहा होता है? 3-dimensional अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है बेटा। विच गिव द एक्सेप्टेबल पिक्चर। ये एक्सेप्टेबल पिक्चर थी किसकी? एन एटम की, और उससे हम कहते हैं और कॉल्ड क्वांटम नंबर। क्लियर हो गई बात बेटा? ये तो एक सिंपल सी एक हमने यहाँ पर स्टेटमेंट को डिस्कस किया है बेटा। अब यहाँ पर बेसिक बिल्कुल स्टार्ट से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्वांटम नंबर होता क्या है। इसको समझने के लिए एक छोटी सी बात, हमारे लास्ट लेक्चर में मुझे एक बात बताएं, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूँ बेटा। एटम हमने पढ़ा था, ठीक है। एटम हमने डिस्कस किया है, क्लियर। एटम के अंदर क्या होता है बेटा? एटम के अंदर क्या होता है? शेल, ठीक है। शेल के अंदर क्या होता है बेटा? सब शेल, ठीक है। सब शेल के अंदर क्या होगा बेटा? ऑर्बिटल्स, अंडरस्टूड है, ठीक है। और उन ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक क्लियर हो गई बात? उन ऑर्बिटल्स के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम बात कर रहे हैं शेल की, ठीक है बेटा, तो शेल आप नॉर्मली हम जानते हैं कि शेल कौन से होते हैं? n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 और जहां तक आप इसको लेके जाएं इनफिनाइट। क्लियर हो गई बात? पता है ये, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें बेटा सब शेल की, तो सब शेल आप कौन से पढ़ते हैं बेटा? S P D एंड F। ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, ऑर्बिटल, सब शेल के अंदर हम ऑर्बिटल्स को डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम ये कहते हैं कि बेटा S जो है वो डिपेंड करता है कितने ऑर्बिटल्स पे डिपेंड करता है? ओनली 1। P जो है बेटा वो कितने ऑर्बिटल्स पे डिपेंड करता है? 3। इसी तरह से D जो है बेटा, अच्छा इनकी नेमिंग्स भी है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। D जो है वो कौन से ऑर्बिटल्स पे D जो है बेटा वो कितने ऑर्बिटल्स पे डिपेंड करता है बेटा? 5, 1 2 3 4 5। और F जो है वो कितने ऑर्बिटल्स पे डिपेंड करता है बेटा? यस,
1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहां तक क्लियर हो गई बात? ये तो पता था हमें। अच्छा, अब एक चीज आपको यहां बता दूं, शेल के लिए जो हम टॉपिक पढ़ते हैं, शेल के लिए जो हम टॉपिक पढ़ते हैं उसके लिए हम कहते हैं बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। याद रखिएगा, शेल के लिए जो हम टॉपिक पढ़ते हैं उससे नाम क्या देते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा देखिए, सब शेल के लिए जो टॉपिक पढ़ा जाता है उसे हम नाम देते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, सब शेल के लिए जो हम टॉपिक पढ़ते हैं उससे नाम क्या देते हैं? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। क्लियर? ऑर्बिटल्स के लिए जो टॉपिक पढ़ा जाता है उसे कहा जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ शेल के लिए कौन सा टॉपिक पढ़ा जाता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सब शेल के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। बहुत सारे बच्चे यही नहीं जानते, बस ये पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है, लेकिन हमें यही नहीं पता होगा कि ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है किसके बारे में इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ा जाता है, किस चीज की इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा जाता है। या हमें यही नहीं पता होगा कि हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर किस चीज की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए पढ़ रहे हैं, या हमें यही नहीं पता होगा कि मैग्नेटिक, तो फिर आगे टॉपिक कैसे चलेगा। तो थोड़ा बहुत हम बेटा यहां पर एक इंट्रो यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। और एक लास्ट चीज बेटा, इलेक्ट्रॉन के लिए जो पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई। एक इंट्रोडक्शन यहां पर आ गया हमारे पास कि ये एटम के अंदर शेल है, इसका मतलब क्वांटम नंबर से हम पूरे एटम के अंदर जो शेल, सब शेल और ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। किस टॉपिक की मदद से बेटा? हम किस टॉपिक की मदद से सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं? क्वांटम नंबर की मदद से। क्लियर हो गई बात ये? तो बेटा फर्स्ट यहां पर जो हमारे सिलेबस में है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैंने आपको अभी बताया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल किसके लिए पढ़ा जाता है? शेल के लिए। अब तो और आसान हो गया टॉपिक। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब हो गया प्रिंसिपल शेल। एक छोटी सी बात है, एक कॉलेज है, कॉलेज में सबसे बड़ा कौन होता है बेटा? प्रिंसिपल है ना। प्रिंसिपल को हम कहते हैं, फिर उससे कम हम कहते हैं टीचर्स है, फिर पियोन्स हैं, कैटेगरीज आ जाती हैं ना। तो कॉलेज को जो पूरा कवर कर रहा होता है, संभाल रहा होता है, वो कौन होता है? प्रिंसिपल होता है उसका। तो इसी तरह से जो सबसे एटम के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ क्या है? वो है शेल। सही है। फिर उससे छोटे क्या हैं? सब शेल। फिर उससे छोटे क्या है बेटा? उसके अंदर रहने वाले इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब सबसे बड़ी चीज़ क्या हो गई? शेल। तो देखें, न्यूक्लियस के अराउंड जो ये सर्कुलर पैथ में बने हुए वो क्या हैं? शेल्स हैं। ऐसा ही है, न्यूक्लियस के अराउंड कौन है? ये शेल्स हैं। और इन शेल को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस के अराउंड कौन होते हैं? शेल्स होते हैं। और उन शेल को नाम क्या दिया जा रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका मतलब बहुत ही सिंपल हो गई, आज से आपको याद रहेगा प्रिंस। इसका मतलब ये हुआ, आपको क्लियर हो गई बात, ये जो KLMN शेल है इसका एक और नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल शेल नंबर। देखें, इसका मतलब तो बहुत ही आसान हो गया कि हम इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? N = KLMN। और जहां तक आप आगे लिखें वो आप लिख सकते हैं, वरना फिर आप उसको डॉट लगाकर कंटिन्यूसली इनफिनाइट कर दें। ठीक है। नंबर 2 बेटा, एन हम इस तरह भी लिखते हैं 1 2 3 4 5, या जहां तक आप लिखना चाहें उसके बाद इनफिनाइट। ठीक है। यहां तक एक बात क्लियर हो गई, बहुत ही सिंपल हो गया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एन से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एन। और n क्या है? नंबर ऑफ शेल। कौन से शेल की बात हो रही है? KLMN की। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। आज के बाद आपको याद रहेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है?
प्रिंसिपल शेल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? KLMN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 2 बेटा, 3 चीजें आप हमेशा याद रखिएगा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें मिलती हैं। जो खास तौर पे बेटा इंटर टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं वो भी ये चीजें जहन में रखें कि आपके पास ये 3 MCQs भी बन सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मदद से हम क्या फाइंड कर सकते हैं। याद रखिएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मदद से हम एटम में क्या फाइंड कर सकते हैं? पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर 2 क्या फाइंड कर सकते हैं? साइज ऑफ एटम। नंबर 3 क्या फाइंड कर सकते हैं? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा भी दूं, एक बात बताएं मुझे, डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर ये शेल नंबर नहीं होते तो आप कैसे बताते कि सोडियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड में 1 है? भाई आज आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की मदद से बता देते हैं कि लिथियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, भाई फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसा ही है ना। तो आप क्या बता रहे हैं? पोजीशन बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। अगर ये शेल नहीं होते, अगर ये प्रिंसिपल शेल अगर नहीं होते तो हम किस तरह फाइंड आउट करते कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है? क्लियर हो गई बात। नंबर 2 बेटा, डिस्क्राइब द साइज ऑफ एटम। अगर आज मैं आपसे कहूं बेटा लिथियम और सोडियम में से किसका एटॉमिक साइज ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर की मदद से क्या फाइंड कर लेंगे? साइज ऑफ एटम। फॉर एग्जांपल देखें, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का 11, तो हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 1, ऐसा ही है बेटा। इसी तरह से अगर आप सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें तो सोडियम में देखें न्यूक्लियस फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 एंड थर्ड में 1। इसका मतलब ये हुआ सोडियम का एटॉमिक साइज क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू द लिथियम। सोडियम का एटॉमिक साइज ज्यादा है एज कंपेयर टू द लिथियम, क्योंकि सोडियम में कितने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हैं? 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हैं। तो आज का इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम का एटॉमिक साइज ज्यादा है एज कंपेयर टू लिथियम। क्लियर है। तीसरी चीज, डिस्क्राइब द एनर्जी ऑफ, याद रखिएगा तीसरी चीज बेटा, डिस्क्राइब द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करें तो बेटा देखें इस पिक्चर में, आप देखें यहाँ पर कि ये जो एटम है, इस एटम के अंदर जो डिफरेंट शेल्स हैं, अब इस शेल में जो फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है? कम है, ठीक है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के साथ ज्यादा अट्रैक्ट है। इसका मतलब न्यूक्लियस से जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा उतना ही उसका एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होता जाएगा, उतना ही उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मतलब उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। क्लियर हो गई बात यहां पर। इसका मतलब जितना न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होगा उतना उसकी मूवमेंट में इजाफा होता जाएगा, उतनी उसकी वेलोसिटी में इजाफा होता जाएगा। जैसे आप बेटा अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ कितना अट्रैक्ट होकर बैठते होंगे, ठीक है, कोई मूवमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती होगी, वेलोसिटी नहीं है। जितना अपने पेरेंट्स से दूर जाते हैं, बाहर निकलते हैं, उतनी आपके अंदर मूवमेंट बढ़ जाती है, वेलोसिटी भी बढ़ जाती है। इसी तरह सेम बेटा यहां पर भी है, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा उतनी उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। क्लियर हो गई बात। तो बेटा याद रखिएगा आज के बाद, इसका मतलब ये हुआ कि आज के बाद आप कह रहे हैं अगर ये शेल नंबर 4 है, ठीक है, आप कह रहे हैं 4 शेल, तो आज के बाद आप हम इसको यूं भी पढ़ सकते हैं कि ये 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। आज के बाद आप कह रहे हैं कि ये के शेल, या यूं कह दें कि ये फर्स्ट शेल की बात हो रही है, तो आज के बाद हम यूं भी कह सकते हैं कि बात हो रही है फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। मतलब ये हुआ कि शेल्स जो हैं KLMN को ही हम क्या नाम दे रहे हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे रहे हैं। क्लियर हो गई बात बेटा, एक चीज सही हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड। तो बेटा फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सेकंड, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर किस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसमें किसको हम डिस्क्राइब करेंगे बेटा? यहाँ पर हम सब शेल की बात करेंगे, ठीक है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में हम किसको डिस्कस करेंगे? सब शेल को। अच्छा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल l, याद रखिएगा। नंबर 1 पॉइंट बेटा बहुत ही सिंपल है, ये तो हम इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। अगर आप MCQs की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में हम किसको डिस्कस करते हैं? सब शेल को। सब शेल आपको पता है SPDF नंबर 1,
डिस्क्राइब द शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ सबशेल, ठीक है। डिस्क्राइब द शेप ऑफ सबशेल, नंबर 1 एक चीज हो गई, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, शेप ऑफ सबशेल के बारे में। नंबर 2 मैंने आपको बता दिया बेटा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल, लिखने की जरूरत नहीं है, आपने लिख लिया होगा। नंबर 3 बेटा हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि ये जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, ठीक है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है वो किस चीज पर डिपेंड करता है। अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा था, बट एजीम्यूथल क्वांटम नंबर डिपेंड करता है, एल डिपेंड्स अपॉन एन। मतलब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर डिपेंड किस पे कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर किस पर डिपेंड कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। क्लियर हो गई बात, क्यों डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो है n-1। समझ आ गई बात। अब आप देखें, इसकी हम कुछ वैल्यू फाइंड करते हैं, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। अब यहां पे तो ये चीज तो क्लियर है ना कि हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर किस के बारे में पढ़ते हैं, इसमें सब शेल्स के बारे में। अब मुझे बताएं सब शेल्स कौन कौन से बेटा, S, P, D एंड F, S, P, D, F। अच्छा देखें, इनका n नंबर क्या है, S का n नंबर क्या होता है बेटा, 1 फर्स्ट नंबर पर आता है। n नंबर हम शेल्स के लिए भी यूज करते हैं और सब शेल्स के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। P का बेटा n नंबर क्या है, 2। D का n नंबर क्या है बेटा, 3 एंड F का n नंबर क्या है बेटा, 4। बेटा हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अब n नंबर तो हमें क्लियर हो गई बात ना, ठीक है। अब हम चलते हैं l वैल्यू पर, और l का जो फॉर्मूला है, l वैल्यू जो फाइंड करने के लिए अभी मैंने आपसे क्या कहा, n-1, क्योंकि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आपका डिपेंड किस पर करता है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। इसका मतलब s की वैल्यू 1 है तो 1-1 क्या होगा, 0, ठीक है। n की जगह क्या पुट करेंगे, 1, और क्या आंसर आया, 1-1 बेटा, 1-1 क्या हुआ, 0। P की बेटा L वैल्यू क्या है, P की L वैल्यू क्या है बेटा, कैसे निकालेंगे, 2 यहां रखेंगे, ठीक है। P की n वैल्यू 2 है अगर, तो 2 यहां रखेंगे, 2-1 क्या होगा, 1, ठीक है। इसी तरह से बेटा D की n वैल्यू क्या है, 3, तो 3-1 क्या हुआ, 2, और F में बेटा 4-1 क्या हुआ, 3। इसका मतलब ये हुआ, क्लियर हो जाए आपको बात, कि S जो है उसकी L वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। और हमेशा याद रखिएगा S, P, D, F में बेटा हमेशा याद रखिएगा S, P, D, F, ये 4 ऑर्बिटल्स हम डिस्कस करते हैं। इनकी जो L वैल्यू है वो हमेशा स्टार्ट कहाँ से होगी, 0, 1, 2, 3 से। क्लियर हो गई बात, 0, 2, 2, 3 खत्म हो जाएगी। एक चीज तो एक क्लियर हो गई। दूसरी एक छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता चलूं, ये जो S है यहां पर ही डिस्कस कर लूं। S जो है बेटा वो शॉर्ट फॉर्म है किसका, यस, शार्प, ठीक है। P जो है वो किसका शॉर्ट फॉर्म है बेटा, प्रिंसिपल। D जो है वो किसका शॉर्ट फॉर्म है, डिफ्यूज। और F जो है बेटा वो किसका शॉर्ट फॉर्म है, फंडामेंटल का। क्लियर हो गई बात। ये यहां पर अगर हम बात कर रहे थे डिस्क्राइब द शेप ऑफ सबशेल, एस का आपको पता है, सबशेल एस जो है उसकी शेप क्या होती है, यहां मैं आपको ओरल बेटा बता देता हूं, फिर हम प्रॉपर इसको नेक्स्ट लेक्चर में शेप ऑफ ऑर्बिटल में डिस्कस करेंगे। एस की जो शेप होती है बेटा स्फेरिकल है, क्लियर। पी की जो शेप होती है वो क्या होगी, डंबल। डी की जो शेप होती है बेटा डबल डंबल, और एफ की जो शेप है वो है सॉसर लाइक शेप। क्लियर हो गई बात। ये कहलाता है बेटा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है वो डिपेंड किस पे करता है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर, बिकॉज उसका फॉर्मूला भी क्या है, n-1। ये क्लियर हो गया।
तो बेटा अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वांटम नंबर। थर्ड क्वांटम नंबर आपको अमूमन बहुत मुश्किल लगता है, ख़ास तौर पे आप में से जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं या इंट्रोडक्स की तैयारी कर रहे होते हैं, उनको इसकी वैल्यू याद करने में बड़ा मसला हो जाता है। तो यहाँ पर हमें बहुत एक आसान सा मेथड लेंगे कि आपको उसकी वैल्यू याद हो जाए। ठीक है बेटा, अब मुझे एक बात बताएं यहाँ पर, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बहुत ही सिंपल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय m, ठीक है, नॉर्मल ये चीज तो पता है, ये भी पता है कि ये थर्ड नंबर पे स्टार्ट हुआ है, तो ये कौन सा क्वांटम नंबर हुआ, ये थर्ड क्वांटम नंबर हुआ। ठीक है, अच्छा इसमें करते क्या हैं, बुक में तो अलग अलग सी बात की जा रही है, बुक में तो डिफरेंट चीज़ें हमें समझ ही नहीं आती, कहीं ओरिएंटेशन लिखा हुआ है, कहीं कुछ लिखा हुआ है। बहुत ही सिंपल और आसान वर्ड्स में मैंने अभी आपको क्या कहा था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, ऑर्बिटल्स के बारे में। अब ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें तो s में बेटा कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, s जो है वो एक ऑर्बिटल होगा। p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, अभी पढ़ा था। d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, 5। और f में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, अभी बताया था आपको बेटा, 7। 1 2 3 4 5 6 7। आसान तरीका है, जो आपके ऑर्बिटल्स हैं ना वो हमेशा ऑड नंबर में है, 1, ठीक है, 3 5 7, ये आपको वैसे ही आप हमेशा याद रख लें कि जो आपके जो केमिस्ट्री में ऑर्बिटल्स हैं वो कौन से नंबर में है, ऑड नंबर में, वो इवन नंबर में नहीं है। तो 1 3 5 7, ठीक है, इसके बाद भी होगा तो वो क्या होगा बेटा, 9, उसके बाद होगा तो क्या होगा, यस 11। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, अब ये ऑर्बिटल्स की बात हो रही है। नंबर 2 हम इसमें डिस्कस क्या करते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूं बेटा कुछ पॉइंट्स। नंबर 1, डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स। हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में क्या डिस्क्राइब करते हैं, डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल। इसका मतलब बहुत ही आसान हो गया बेटा, डायरेक्शंस किसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, अगर हम किसी रोड की तरफ जाएं तो रोड कितनी साइड होता है बेटा, एक राइट और एक लेफ्ट, हम कहते हैं 2 डायरेक्शन में मूव हो रहा है। हम अगर किसी घर में जाएंगे तो वहां पर अलग अलग रूम्स होंगे, अलग अलग डायरेक्शंस पर, ठीक है। तो अगर हम किसी चौक पे खड़े होकर देखें तो जितनी जगहों पे रास्ते जा रहे होंगे उतनी ही डायरेक्शन होगी। बहुत सिंपल सी बात है, जितने रास्ते होंगे उतनी डायरेक्शन होंगी। बहुत ही सिंपल है बेटा, जितने ऑर्बिटल्स होंगे उतनी डायरेक्शंस होंगी। इसमें कौन सा बड़ा मसला है, देखें s में अगर एक ऑर्बिटल है तो याद रखिएगा कि उसमें डायरेक्शन भी कितनी होगी, 1। अगर p में बेटा 3 ऑर्बिटल होंगे तो डायरेक्शन भी कितनी होगी, 3। अगर d में 5 ऑर्बिटल्स हैं तो डायरेक्शंस भी कितनी होंगी, 5। अगर f में बेटा 7 ऑर्बिटल्स हैं तो डायरेक्शंस भी कितनी होंगी, 7। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। लेकिन यहां पर भी एक मसला ये आ जाता है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन L। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा था, लेकिन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर किस पर डिपेंड कर रहा था, यस, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर किस पे डिपेंड कर रहा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। और इसी तरह से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस पर डिपेंड कर रहा है, यस, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पर। मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर हम देखें, ठीक है बेटा, अगर हम यहां पे देखें कि s की L वैल्यू क्या थी, 0, p की L वैल्यू क्या है, 1, d की L वैल्यू क्या थी, अभी पढ़ा था बेटा, 2, और f की L वैल्यू क्या है बेटा, 3। ये चीज तो हमें क्लियर है। अब हमें m वैल्यू बनानी, तो m वैल्यू आप खुद बनाएं, याद क्यों कर रहे हैं बेटा। अगर मैं आपसे कहूं, एक चीज मैं आपसे कहूं बेटा, अगर मेरे पास एक पेंसिल, अगर मेरे पास 3 पेंसिल्स हैं, ठीक है बेटा, 3 पेंसिल्स हैं, अब मुझे इनका नाम रखना है, तो आप क्या कहेंगे, सर नाम रख दें x y z,
ये भी रख सकते हैं। आप इसका नाम 1 2 3 भी रख सकते हैं, आप इसका नाम ABC भी रख सकते हैं। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं बेटा इन 3 पेंसिल का नाम जो है वो आपने रखना है 1 तक, आपने रखना है, आपने डिजिट जो चॉइस करना है वो 1 तक है, मतलब 1 से आगे नहीं जाना, लेकिन 1 से पीछे से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप इसका नाम क्या रखेंगे बेटा? इस पेंसिल का नाम रखेंगे 0, इसका +1, इसका -1, ऐसे ही होगा। मतलब मैंने आपको एक टास्क दिया कि भाई 3 पेंसिल से उनका नाम रखना है, लेकिन उसका नाम 1 से आगे नहीं जाना आपने, बस आपने 1 तक रखना है उसका नाम। तो क्या करा आपने? 0 इस पेंसिल का नाम रखा, क्योंकि कम की कोई लिमिट नहीं थी ना। फिर इसका नाम +1 और इसका नाम -1। क्लियर हो गई बात? यही सेम कॉन्सेप्ट आप यहां पर भी अप्लाई करेंगे, और वो किस तरह अप्लाई होगा वो देखें अभी। तो बेटा देखें अभी, तो जो L वैल्यू है हमारे पास, S की क्या है? 0। तो बेटा M की L वैल्यू भी हम क्या कंसीडर करेंगे? 0, क्योंकि 0 को हम इंक्लूड करते हैं, ये याद रखिएगा, 0 को हम इंक्लूड करेंगे। अब आ जाए आप P की M वैल्यू, नहीं याद करें। एक बात बताएं, P की L वैल्यू क्या थी? 1। n-1 से क्या मिला था हमें? 1 मिला था। अब हमने 1 से आगे नहीं जाना और इन 3 ऑर्बिटल्स की डायरेक्शंस के नाम लिखने, यहां पे नंबर लिखने। तो अभी मैंने आपसे क्या कहा? 1 से आगे नहीं जाना, तीनों को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? अब आप बोलेंगे 1 से आगे नहीं जाना मतलब 0, ठीक है, +1 एंड -1। बहुत ही सिंपल हो गया है, तो याद करने की जरूरत ही नहीं। इसका मतलब बेटा D के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। अब 5 ऑर्बिटल्स को उनकी वैल्यूज लिखनी है, M वैल्यू। और क्या है M वैल्यू? किस पर डिपेंड कर रही है? L वैल्यू पर। इसका मतलब ये हो गया कि D की L वैल्यू क्या है? 2। तो हमें 2 से आगे नहीं जाना और इन 5 ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे? अब 2 से आगे नहीं जाना, आप खुद बना लें। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे इंक्लूडिंग 0, +1, -1, +2 एंड -2। खुद बनाने, याद करने की जरूरत ही नहीं है। F में बेटा कितने ऑर्बिटल्स हैं? F में 7 ऑर्बिटल्स हैं। अगर 7 ऑर्बिटल्स हैं तो डायरेक्शंस भी कितनी हुई? डायरेक्शंस बताएं कितनी हुई? 7 डायरेक्शंस। अब उन 7 डायरेक्शंस को किस तरह रिप्रेजेंट करें? क्या हमें केमिस्ट्री कह रही है कि हमें डिपेंड किस पे करना है? L वैल्यू पर। तो बेटा इसकी L वैल्यू क्या है? 3, ठीक है। अब हमें 3 से आगे नहीं जाना और हमें तमाम ऑर्बिटल्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है। तो 3 से आगे नहीं जाना इंक्लूडिंग 0, तो बहुत ही आसान हो गया। क्या कहेंगे बेटा? 0, +1, -1, +2, -2, +3, -3। कितनी हो गई बेटा वैल्यूज? 1 2 3 4 5 6 7। ये तो बहुत ही आसान हो गया। हम खाम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को पता नहीं क्या समझ रहे होते हैं, बुक से याद कर रहे होते हैं। अब समझ में आया, जितने ऑर्बिटल्स होंगे उतनी ही डायरेक्शंस होंगी और उतने ही उनके नंबर से हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। और याद रखिएगा कि जो M वैल्यू है, याद रखना बेटा, जो M वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करेगी? L वैल्यू पर। तो हमने खुद ने बहुत आसानी से ड्रॉ कर लिया। अगर आपके पास आइंदा कभी MCQs में आ जाए कि आपके पास अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, देखें वैल्यू लिखी हो 0 +-1 +-2, ठीक है। तो आप ये रटा नहीं लगाएं, याद नहीं करें, बहुत आसान सा तरीका है। आप देखें कितनी वैल्यूज हैं। 0 मतलब 1 वैल्यू, +1 एंड -1 कितने हो गए? 2 एंड 1 3, +2 एंड -2 कितनी दफा हो गया बेटा? 5 टाइम्स। अब ये 5 वैल्यूज किसकी होंगी? जिसमें 5 ऑर्बिटल्स होंगे। और 5 ऑर्बिटल्स किस में होते हैं? बहुत ही सिंपल सी बात है, 5 ऑर्बिटल्स किस में होते हैं बेटा? D में होते हैं। तो हमें आज के बाद ये वैल्यूज याद करने की जरूरत ही नहीं है। देखें ना बेटा, 0 1 टाइम ऐसे लिख लें, +1 सेकेंड लाइन बना लें, -1 थर्ड लाइन बना लें, +2 फोर्थ लाइन बना लें, -2 फिफ्थ लाइन बना लें। इसका मतलब कितने ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रही है वैल्यू? 5 ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर ये वैल्यू 5 ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ? बात किसकी हो रही है? 5 ऑर्बिटल्स की हो रही है। और 5 ऑर्बिटल्स किस में होते हैं बेटा? D में होते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये है बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यहां तक क्लियर?
तो बेटा अब लास्ट क्वांटम नंबर तो बहुत ही आसान है, लास्ट में हम डिस्कस करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। और मैंने आपसे कहा था स्पिन क्वांटम नंबर में हम किसको डिस्क्राइब करेंगे, इलेक्ट्रॉन की स्पिन को। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एस। ठीक है बेटा, सिंपल क्या है, यहां पर हम क्या लिखेंगे, डिस्क्राइब द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, हम यहां पर किस चीज को डिस्क्राइब करेंगे, इलेक्ट्रॉन की स्पिन को डिस्क्राइब करेंगे। क्लियर हो गई बात। अब इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऑर्बिटल्स में क्या होती है, बहुत ही सिंपल सी बात है, याद रखना बेटा, इलेक्ट्रॉन जो है उसकी दो स्पिन होती हैं। या तो वो ऑर्बिटल में किस तरह मूव करता है, क्लॉकवाइज होता है, या फिर वो किस तरह मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज किसको कहते हैं, जो हम वॉच को कहते हैं, जिस तरह वॉच मूव कर रही होती है जिस डायरेक्शन में, उसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट क्लॉक। ठीक है, दो ही स्पिन इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल में बेटा, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो हम यहां लिखेंगे क्लॉकवाइज जो है इस तरह, और एंटी क्लॉकवाइज जो है बेटा हम इस तरह इसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो गई बात। ये नंबर 2 यहां पर आप देख लें, क्लॉकवाइज के लिए हम इस सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं, एरो को अपवर्ड बनाते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज में हम एरो को डाउनवर्ड बनाते हैं। तीसरी चीज यहां पर बेटा, क्लॉकवाइज को हम रिप्रेजेंट करते हैं +12 से, और एंटी क्लॉकवाइज को -12 से। तो यहां पर ये तो बहुत ही सिंपल हुआ कि इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है, क्लॉकवाइज होती है, और एंटी क्लॉकवाइज होती है किसमें, ऑर्बिटल के अंदर। और हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, अगर क्लॉकवाइज लिखना होगा तो एरो को अपवर्ड बनाएंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज लिखना होगा तो डाउनवर्ड बनाएंगे। ये हो गया +12 और ये हो गया -12। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे MCQs हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा सा क्वांटम नंबर में और शुरू से हम पॉली एक्सक्लूजन से स्टार्ट करेंगे, उसमें थोड़ी बहुत चीजें इसकी और ऐड करेंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझसे कमेंट्स में लिख के बता दें कि अगर कोई क्वेश्चन है, तो फिर हम उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस भी कर लेंगे, या आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और बेटा अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे बताइएगा, लेकिन एक सिंपल सी बात बार बार आपसे कह रहा हूं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल शेल KLMN, एज़िमुथल क्वांटम नंबर में डिस्कस कर रहे हैं सब शेल्स को, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में डिस्कस कर रहे हैं ऑर्बिटल्स की डायरेक्शंस को, मतलब ऑर्बिटल्स को डिस्कस कर रहे हैं, और लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर में हम इलेक्ट्रॉन की स्पिन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम हो फिर आप वही मैं कहूँगा, आप कमेंट्स में लिख के मुझे बता दिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।